गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सीटेट का 29 जनवरी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें पेपर 1 का कक्षा 1 to 5 के लिए होता है चाइल्ड साइकोलॉजी का 1 से 15 तक का क्वेश्चन। 16 से 30 तक 30 क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे। इससे पहले कुछ इंपोर्टेंट टर्म जैसे जानना हम लोग के लिए जरूरी है। पर्यावरण, वंशानुक्रम, बुद्धि, अधिगम, अक्षमता, निर्योग्यता, शिक्षक की कक्षा में भूमिका, भावात्मक, संवेगात्मक, चिंतन, प्रभावी कक्षा, भाषा, ज्ञान अर्जन या निर्माण, प्रगतिशील शिक्षा, मनोसामाजिक स्थिति और भी ढेर सारा शब्द है। कुछ शब्द हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, जाकर आप देख लेंगे, उसमें आगे भी हम लोग देखेंगे। आजकल हम पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जीन प्याजे के बारे में कुछ बातें जो कंपटीशन में टच करता है। आज बायोलॉजी पर वीडियो हम लोग कुछ साइकोलॉजिस्ट वन साइकोलॉजिस्ट का देखते करते हैं, क्या पूछ सकता है, संभावना क्या है लगभग भाषा। जैसे बायोलॉजी में ये सारा भाषा का प्रभाव, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अंतर संबंध, जेडपीडी यानी समीपस्थ क्षेत्र विकास है। इस चीज के लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहा है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डॉट के बारे में चिंतन कर रहा है। यानी यह जानना चाह रहा है कि जब हम कभी भी कोई प्रश्न सेट करते हैं तो क्या उस प्रश्न के उद्देश्य, वह प्रश्न उद्देश्य को पूरा करता है। उद्देश्य का मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन सेट कीजिए जो ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को जोड़ता हो। एक बच्चा जब उस प्रश्न का जवाब दे दे तो उससे कई प्रकार के कंसेप्ट के बारे में पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा ये चीज जानता है। तो इस आधार पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वैधता, दूसरा है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, तीसरा है प्रश्नों के प्रकार और चौथा है विश्वसनीयता। तो प्रश्नों में वैधता और विश्वसनीयता की बात है तो वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं प्रश्न पत्र जब हम तैयार करते हैं हम लोग तो ध्यान रखते हैं कि पूरा का पूरा लगभग जो हमारे द्वारा विषय वस्तु पढ़ाया गया सब का सब शामिल हो ले। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बेस्ट है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। पहला का 2 नंबर है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। देखिए, किसी भी टॉपिक का विवेचना हम लोग तब तक नहीं करते जब तक कि उसके बारे में नहीं जानते हो। अगर हम विषय के बारे में कुछ जानते हो तभी उसकी विवेचना करेंगे। ऐसा नहीं कुछ नया चीज कोई दे और कहीं इसकी विवेचना कीजिए और हम लोग बहुत आराम से विवेचना कर देंगे। नहीं, विवेचना के लिए पहले से तथ्य मालूम होना चाहिए, हमें अनुभव होना चाहिए, उसका जानकारी होना चाहिए, उस तब विवेचना हम लोग करते हैं। इस वर्ड को समझते हुए अब देखते हैं क्या इसका दृढ़ विश्वास है। पहला है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। अनुदेशन इंस्ट्रक्शन नहीं, कभी नहीं। दूसरा, शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तब तो उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगा। तीसरा है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, नहीं प्रासंगिक है। बाहर क्या सीखते हैं, क्या सीख कर लाए हैं, उसका प्रभाव होता है पूरे अधिगम में बच्चों के। नेक्स्ट है चौथा, विद्यार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, विद्यार्थियों के अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। पीछे किसी भी प्रश्न का अगर विवेचना करना है तो पीछे जानना होगा, पीछे के अनुभव को हम लोग इंटरलिंक करते हैं तब जाकर के उसकी विवेचना करते हैं। तो दूसरा का चौथा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला है, आकलन बहुत किफायती होना चाहिए। दूसरा है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। सही बात है, ये बात ज्यादा बेस्ट है, पहला ऑप्शन से ज्यादा बेस्ट। दूसरा है कि जो टीचर है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको बेस्ट ढंग कौन क्या है, किसका क्या स्थिति है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है उसके आधार पे हम समझते हैं हर बच्चों को। लेकिन वह परीक्षक जो है वो नहीं, हम भी अगर किसी बच्चों को नहीं पढ़ा रहे और उससे जाकर टेस्ट परीक्षा ले तो शायद बेस्ट ना हो, लेकिन जो वही पढ़ाने वाला शिक्षक ले तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो दूसरा ऑप्शन बेस्ट है। तीसरा देखते हैं कहीं से ज्यादा बेस्ट होता है।
तीसरा है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड पाना चाहिए। नो नेवर, कभी भी परीक्षा का किसी भी सूरत में ये टारगेट नहीं होता है कि विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त कर ले, अच्छे ग्रेड प्राप्त कर ले, नेवर। ये तो वैसे भी गलत है, 2 ही सही है अभी तक। चौथा है विद्यालय वह परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। 2 नंबर ऑप्शन इसका बेस्ट है। ऑप्शन नंबर 2, वह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो तीसरा का दूसरा है। चलिए 4th नंबर में है शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेज, जो व्यक्तित्व विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज एक प्राकृतिक गुण है, हर व्यक्ति में पाया जाता है। उसके रुचि में, उसके सोच में, समझ में, हॉबी में, बहुत सारी चीज में उसके फर्क होता है। जब हम क्लास लेते रहते हैं, जब हम लोग क्लास में होते हैं, बच्चे हमारे सामने होते हैं, उनके अंदर अलग अलग तरह की अभिक्षमता होता है, समझने का संज्ञानात्मक समझ होता है। तो उन बच्चों के डिफरेंस को हमें समझना होता है और तब अपने शिक्षण विधि को अप्लाई करना, अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं यहाँ क्या जानना चाह रहा है। शिक्षार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को पहला ऑप्शन अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। नहीं, एक समान गति पर बल दीजिएगा तो व्यक्तित्व विभिन्नता का टारगेट पूरा नहीं होगा, अलग अलग होना चाहिए। दूसरा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। हाँ, कभी भी अनुभव से रिलेटेड हो तो जरूर इसका ध्यान में रखते हैं, अभी देखते हैं कि इससे बेस्ट हो आगे। दूसरा तो पहला से बेहतर है। तीसरा, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। कभी नहीं, कभी भी शिक्षा में कठोर अनुशासन महत्व नहीं रखता। और नेक्स्ट 4th में है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। नहीं, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देने से इससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए हमें 2 नंबर बेस्ट ऑप्शन यहाँ दिखता है। तो बहुत सारी बातें। दूसरा है ऑप्शन इसमें सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 2 नंबर सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 में है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। देखिए वाइगोत्स्की का चर्चा आए तो वाइगोत्स्की पर, जीन पियाजे पर, इन सब पर अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, बुद्धि पर तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। वाइगोत्स्की रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, मॉस्को में हुआ रहते थे ये। इन्होंने कहा था कि भाषा का प्रभाव विचार पर पड़ता है, जैसा जिसका भाषा होगा वैसा ही उसका विचार होगा। जबकि एक और है, आपको स्किनर ने कहा था कि जिनके विचार का भाषा पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन याद रखिएगा वाइगोत्स्की का था भाषा का विचार पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा इनका था सामाजिक सांस्कृतिक अंतर क्रिया पर आधारित, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अंतर संबंध। और तीसरा जो इंपोर्टेंट इसका था ZPD, समीपस्थ क्षेत्र विकास। समीपस्थ क्षेत्र विकास का मतलब होता है कि कोई बच्चा सीख रहा है किसी चीज को, यदि बड़े लोग, हम लोग, वयस्क लोग उसकी मदद कर दे तो उसके सीखने का दर, रेट फ्लुएंसी ज्यादा हो जाए, ज्यादा बेस्ट और जल्दी सीखे और ज्यादा बेहतर ढंग से सीखे, तो उसके समीपस्थ क्षेत्र का विकास। इसको अलग से हम लोग डिटेल करेंगे, प्रत्येक साइकोलॉजिस्ट पर एक एक वीडियो हम लोग बनाएंगे, उनका डिटेल हम लोग देखेंगे। यहाँ अगर आपको वाइगोत्स्की पर कोई क्वेश्चन पूछे तो समझिए कि सामाजिक टाइप का या सांस्कृतिक टाइप का या इसके अंतर क्रिया से रिलेटेड चीज का आंसर होता है। समाज, वातावरण से रिलेटेड बात अगर हो तो वो ऑप्शन में आता है। तो इस आधार पर यहाँ पूछ रहा था वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा अनुवांशिक, तीसरा है नैतिक और चौथा है शारीरिक। तो सामाजिक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बेस्ट ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन ही होगा। चलिए इसके बाद 1 होगा सामाजिक। छठा में एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह ... से प्रभावित है। पहला ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध से, सिद्धांत से, दूसरा कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से, चौथा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, पांचवा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए अलग अलग प्रकार का अगर कार्य करे, चूंकि वो कार्य अलग अलग प्रकार का कर रहा है, इसीलिए यह संभव है कि अलग अलग प्रकार के बुद्धि वाले बच्चों को वो टारगेट किया हो।
अलग अलग प्रकार का बुद्धि, जैसे बुद्धि का बहुत सारा प्रकार होता है, कई लोग इसके प्रकार में थॉर्नडाइक ने बहुकारक का सिद्धांत दिया था, समान बुद्धि का, जी फैक्टर का स्पियर्समैन ने दिया था, और आईक्यू का, आईक्यू बुद्धि का टॉपिक हम लोग किसी दिन देखेंगे डिटेल से, बहुत लंबा। आईक्यू बराबर होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। पूछता है कभी कभी ये सूत्र कौन दिया था, तो इस सूत्र को टर्नमन ने दिया था। पहला बुद्धि परीक्षण प्रयोगशाला का प्रतिपादन किसने किया था, बीने ने किया था। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत भी बीने ने दिया था, द्वि कारक का साइमन ने दिया था। इस प्रकार हम लोग को याद रखना है। यहाँ जो है बहु बुद्धि का तो थॉर्नडाइक, चले गार्डनर बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार कोई मतलब उसी का पालन कर रही है यहाँ शिक्षिका, तो गार्डनर तीसरा दीजिए इसका, 6 का तीसरा होगा। हम लोग अलग अलग लोगों के द्वारा दिया गया देखेंगे बुद्धि का किसने क्या दिया था। जैसे बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादक बीने एंड साइमन ने किया था, बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने किया था, जी फैक्टर समान बुद्धि का स्पियर्स ने किया था, आईक्यू का सूत्र टर्नमन ने दिया था। इसी प्रकार बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था, बुद्धि के पदानुक्रमिका का सिद्धांत बर्ट एंड बर्नन ने दिया था। इस प्रकार बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन रहता है। चलिए 7वां देखते हैं। एक शिक्षा अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डॉटर के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, जब शिक्षिका अपने कोई काम न करे और बच्चों को करने के लिए वो छोड़ दे कि चलिए कुछ ग्रुप बना दिए, बच्चे खुद से करे, खुद से दिमाग एक दूसरे के सहयोग से करे, तो इसमें शिक्षिका का टारगेट होता है कि बच्चा एक्टिव हो, उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो। जब हम लोग जैसे जीडी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव, किसी बच्चे को एक्टिव करने का बेस्ट जीडी है। जीडी में सारे बच्चे का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है सक्रिय भागीदारिता, हाँ शायद यही, आगे देखते हैं कहीं इससे बेस्ट ऑप्शन हो, ये तो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। दूसरा अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। तीसरा है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। चौथा है सीखने की तत्परता। सारा ऑप्शन अच्छा ही है, लेकिन क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में देखिएगा तो सक्रिय भागीदारी हो, समूह में बांटने का मतलब होता है कि हर बच्चा का कंट्रीब्यूशन हो सक्रिय रूप से। तो बेस्ट ऑप्शन है 7 नंबर का पहला। 8 में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। शिक्षक से संबंधित, मुझसे, मैं जो पढ़ा रहा हूं तो मुझसे संबंधित कारक जानना चाह रहा है। चलिए देखते हैं। पहला है विषय वस्तु में प्रवीणता, दूसरा बैठने की उचित व्यवस्था, तीसरा अधिगम शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, और चौथा विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। देखिए, हमसे शिक्षक से संबंधित है, बच्चों की बैठने की व्यवस्था है तो ठीक है, वो अनुशासन से संबंधित है। हमसे संबंधित हमें क्या होना चाहिए, तो हमें अपने ज्ञान में, मेरा जो ज्ञान है वो विषय वस्तु के बारे में, उसमें प्रवीणता होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बेस्ट ऑप्शन है। शिक्षक से संबंधित है, इसीलिए विद्यालय से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, शिक्षक से संबंधित, विद्यालय से संबंधित, तो शिक्षक से संबंधित है, इसीलिए हम लोग देखेंगे विषय वस्तु में प्रवीणता ऑप्शन मारेंगे। 9th नंबर में राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। देखिए, कभी भी हम लोग जब भी किसी को कहीं भी लिंग के आधार पर या फिर किसी भी आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, किसी भी बेस पर अगर हम किसी भी बच्चों को या किसी को कैटेगराइज कर दें तो समझिए कि वो भेदभाव है। और वो भेदभाव अगर हम लोग लिंग के आधार पर, लड़की अच्छा गा सकती है, अच्छा लड़का अच्छा खेल सकता है, वाह लड़का मैथ में अच्छा करता है इसलिए चलो लड़का मैथ ले ले, लड़कियां चलो होम साइंस से ग्रेजुएशन कर ले। ये चीज जो है, ये बातें लिंग विभेद है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह में भेदभाव, अच्छा लड़की है तो गायन मंडल में इसको डाल दिया जाए, विद्यालय का नाम रोशन होगा, नहीं। व्यक्तित्व विभिन्नता होता है, हर कोई विशिष्ट होता है, सबको जानना है लड़की है लड़का, और खेल के लिए तो चलो लड़का को दे दे, ये गलत है। तो चूंकि ये भेदभाव हो रहा है, लड़की का सिर्फ सिलेक्शन कर रहा है, इसीलिए लैंगिक पूर्वाग्रह से। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है लैंगिक पूर्वाग्रह, दूसरा वैश्विक प्रवृत्तियां, तीसरा प्रयोजनात्मक उपागम, चौथा प्रगतिशील चिंतन।
प्रगतिशील चिंतन तो कभी नहीं है। चलिए ये पहला ही ऑप्शन सही है, नाइन्थ का होगा अपना लैंगिक पूर्वाग्रह है। 10वां में है बीजों का अंकुरन कंसेप्ट संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावशाली पद्धति है। बीजों के बारे में पढ़ाना, उसके अंकुरन के बारे में, तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए यह जानना चाह रहा है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है विस्तृत व्याख्या करना। अंकुरन बीजों का कैसा होता है पूरा ये, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ 1 वे है ये, मैं दिया चूंकि आप वीडियो में देख रहे हैं तो बैक क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, 2 वे प्रोसेस होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरन के चरणों का अवलोकन। हाँ, पहला से बेस्ट है ये, व्याख्या से अच्छा है कि बच्चों को ले जाइए, बीज दीजिए, बीज अलग अलग प्रकार का बोए और डेली उसका अवलोकन करें, कितना बढ़ा, क्या हुआ, किस प्रकार का प्रोग्रेस है उसका, ये उसके पूरे लाइफ में याद रहेगा, कभी वो नहीं भूलेगा, कोई भी नहीं भूलेगा। ये प्रैक्टिकल हुआ उसके लिए बीजों का अंकुरन करना, बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा देखते हैं श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। देखिए श्याम पट पे चित्र बना दीजिए, छोटा बीज का धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखा सकते हैं, लेकिन वो बेस्ट नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन नहीं रहता तो ये होता, लेकिन दूसरा ऑप्शन अभी भी भारी है तीसरा पर। चौथा है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। वही बात है, चित्र इस पर ला करके बना हुआ या इस पर बना करके दिखा दे, नहीं, दूसरा ऑप्शन बेस्ट है। बीज के अंकुरन के लिए विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरन के चरणों का अवलोकन करना, ये बेस्ट है। तो हम लोग देखेंगे 10th नंबर का क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 होगा। आप देख लेंगे, इसको अपने हिसाब से भी समझेंगे, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का विश्लेषण करने में आपका हमारा साइकोलॉजी अलग अलग होता है। 11 में जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है, एकदम बिठा लीजिए दिमाग में अपने, ये बच्चा फेल मतलब सिस्टम फेल, इसके बीच में कोई समझौता नहीं, कोई तटस्थता नहीं। बच्चा फेल मतलब सिस्टम फेल। देखते हैं वो ऑप्शन क्या है। पहला है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। नहीं, कभी भी बच्चा ऐसा नहीं कि पढ़ाई के लिए हम उसको उस लायक नहीं बनाते, ये मेरी कमी होती है, हमारे सिस्टम की कमी होती है। दूसरा, बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से नहीं दिया क्योंकि उसको सही तरीके से बताया नहीं गया, उसको जब तैयारी किया जा रहा था, उसके प्रश्न बताने के लिए उत्तर दिया जा रहा था, शायद कमी रह गया हो। तीसरा है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, प्राइवेट ट्यूशन लेके कौन सा वो 30 मार्क्स का बन जाएगा, आपके बेस्ट, आप बेस्ट हैं। चौथा है व्यवस्था फेल हुई है, एकदम बेशक व्यवस्था फेल हुई है, एक बच्चा फेल सिस्टम फेल। तो इसका ऑप्शन होगा, जब आप लोग भी कभी टीचिंग कीजिए और पढ़ाइए तो जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि एक एक बच्चे का केयर किया जाए और प्रत्येक बच्चे के समझ का तरीका अलग अलग होता है, ये ढूंढना पड़ता है टीचर को कि किस बच्चे को कैसे पढ़ाएं। नहीं तो बच्चा नहीं, तो फिर दिक्कत होगा, तब हम यही कहेंगे कि बच्चा ठीक से उत्तर नहीं दिया या नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या दिया। 12 नंबर में शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। पहला, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा है बाल केंद्रित, हाँ बाल केंद्रित शिक्षा। अपने भारत में, अपने देश में बाल केंद्रित, इंडिया में बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन। बच्चा जो चाहता है वही पढ़ाना है, प्रथम क्लास पर लेक्चर देते जाए और बच्चा उब चुका हो, वो पढ़ना ना चाह रहा, जबरदस्ती सोचे नहीं आज तो इस टॉपिक को एकदम खत्म ही कर देना है, तो फिर शायद उसका फायदा नहीं है, वो समय ही जाएगा बच्चों का भी और आपका भी, सारे लोग का। इसीलिए बाल केंद्रित है। बच्चा अगर चाह रहा है नहीं तो नहीं, बच्चा को भी तैयार प्रिपेयर रहना होगा। चलिए, तीसरा है रटने को प्रोत्साहित करना। नहीं, रटना कभी भी अपने बाल शिक्षा का या फिर समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा जो भी कह ले आप, उसका पाठ नहीं है। एनसीएफ 2005 में इस पर बल्कि बजबते से कहा गया है कि रटना नहीं है, रटने पर पाबंदी है, बच्चे रटे ना, वो समझे, ज्यादा से ज्यादा समझे। तो बेस्ट ऑप्शन है इसका दूसरा ही होगा, बाल केंद्रित। 12 का होगा दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना चुके भी हम लोग, अपना भी चुके हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। 13 समावेशी शिक्षा। देखिए समावेश का मतलब होता है कई चीजों का मिलाना। समावेश का मतलब समावेश करना, कई अलग अलग प्रकार, विभिन्नताओं का समावेश, विभिन्नताओं को एक साथ करना समावेशन है। समावेशित शिक्षा का मतलब अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी, जैसे कुछ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, वो समान विद्यार्थियों के साथ जब साथ में बैठ के पढ़ते हैं तब उसी को हम लोग कहते हैं समावेशित शिक्षा।
और समावेशित शिक्षा, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मानित करने से संबंधित है। नहीं, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। हाँ, ये बात ध्यान रखना है, समावेशी शिक्षा मतलब कक्षा में विविधता। और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, तीसरा दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। नहीं, समावेशी शिक्षा ऐसा नहीं करती। चौथा तथ्य, ये बदनाम करने का एक तरीका है। चौथा, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। बेस्ट ऑप्शन है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अलग अलग प्रकार की आवश्यकता वाले बच्चे वहां पर बैठते हैं और तब एक साथ शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसे वो समावेशी शिक्षा का पार्ट है, उसे समावेशी शिक्षा हम लोग कहते हैं। और आजकल इसी का प्रचलन है, बहुत पसंद आता है समावेशी शिक्षा। कभी सिंगल टॉपिक वीडियो बनाएंगे समावेशी शिक्षा पे भी। चलिए नेक्स्ट है 14th में है, निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मतलब ये होता है उसमें आपके विचार नहीं होते, ये नहीं लिख करके अपना व्यक्तित्व उसमें बताया, नहीं, वो सिर्फ हाँ या ना होता है। आप आंसर सामने में होता है, आपको बताना होता है, चूज करना होता है, सिलेक्शन है वहां, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा सही है, या सत्य सत्य है, हाँ या ना है, ट्रू एंड फॉल्स कराता है। इन सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव। देखते हैं इसका ऑप्शन। निबंध, पहला है निबंधनात्मक प्रश्न। निबंधनात्मक का मतलब बीएड वगैरह में तो हम लोग देखें कि 500 शब्द में कहता है लिखने के लिए क्वेश्चन को कुछ देता है, वो निबंधनात्मक हुआ। दूसरा लघु उत्तरात्मक प्रश्न, नहीं देखते हैं हम लोग बिहार बोर्ड वगैरह बोर्ड सब में 2 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है वो हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहे तो वो भी वस्तुनिष्ठ में नहीं आता, 1 नंबर का हालांकि होता है लेकिन उसमें लिखना होता है, सामने आंसर नहीं होता है। अच्छा, तीसरा मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, नहीं, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न का मतलब होता है कि एक प्रश्न दिया जाए और उसको सीमित लाइन में कुछ विचार अलग अलग लोग अलग अलग विचार रख सकते हैं, उसका जो सॉल्व है अपना है वो सेम रहेगा, लेकिन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन जो है वो चेंज रहेगा मुक्त वाले में, ये भी नहीं होगा। चौथा है सत्य सत्य, हाँ ये सही है, 14th का 4th होगा सत्य सत्य। चलिए जल्दी से 15 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता मतलब आप पूरा बात समझिए, चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा का गुण। जैसे समय सारणी में लचीलापन हो, आपको बैठने की व्यवस्था में लचीलापन हो, कम्युनिकेशन शिक्षक बच्चों के बीच में हो, बच्चे प्रश्न हिम्मत से प्रश्न कर सके, कुछ समझ में ना आए ऐसा नहीं तो अंदर से क्वेश्चन आ रहा है और बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये सब प्रगतिशील में आता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है इसका। पहला है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ठीक है। दूसरा है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, नहीं, केवल वर्ड वाला, सिर्फ वर्ड वाला ज्यादातर ऑप्शन नहीं होता, सीटेट का पूछने का टेक्निक है ये एग्जामिनेशन का, हम लोग ना करें केवल वाले में, सिर्फ वाले में, क्योंकि बहुत सारों का मिक्सर होता है अधिगम सीखना। 3 है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, नहीं, ग्रेड पाना, अंक प्राप्त करना, कभी मत ऐसे ऑप्शन को टिक मारेंगे हम लोग। चौथा बार बार ली जाने वाली परीक्षा, नहीं, बार बार परीक्षा लीजिएगा तो प्रगतिशील परीक्षा उसका कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं कि बच्चा खूब अच्छा कर ले, खूब परीक्षा लीजिए तो खूब अच्छा कर लेगा, नहीं। तो पहला ही सही है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अब जो जहां बैठना चाहे वही, ऐसा नहीं कि आप हमारे जान का कोई बच्चा जान पहचान का रिश्तेदार है तो उसको आगे लाके बिठा दिए, हर दिन वहीं पर बिठा दिए, बाकी लोग पीछे, बेचारा पीछे से आगे आके बैठने का मन है, कहीं पे बैठने का मन नहीं, जो जहां बैठना चाहे आगे पीछे होते रहे, एक ही बच्चा बार बार पीछे ना बैठे, उसको रोटेट करते रहना है, ये सब चीज है। चलिए पहला है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, सार जितना भी पूछा हुआ सीटेट का क्वेश्चन है हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो में ये सारा का सारा कर लेंगे हम लोग। आज हम लोग 1 से 15 तक 2012 जनवरी का किए हैं, अगला वीडियो में हम लोग 16 से 30 तक 30 तक करेंगे, 1 to 30 रहता है इसमें पर। ओके, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।